नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हमारी जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की जीके और जीएस की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 9वां है। आज हम लोग इसमें लगभग 11 टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं। और ये सब प्रश्न पिछले वर्ष एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे अपने 60 से 70% प्रश्न को रिपीट करता है, ठीक है। तो आप इन सब प्रश्नों की तैयारी करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं, ठीक है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। वह स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए। और ये प्रश्न 29 अप्रैल 2016 को थर्ड पारी में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब भी पढ़िए और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देखिए और आप लोग बताइए कि खजुराहो के जो स्मारक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को ओर। और इसका आज का अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के वास्तुकला का उजागर करता है, ठीक है। देखिए, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए तथा वीडियो को भी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो विमल शाह द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इसका निर्माण 1022 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 1024 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। 1022 से लेकर 1024 ईस्वी के बीच में हुआ था। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है आपको बताना है। 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंकट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी मंदिर? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर, और यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं? आपको बताना है कि लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन वो किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, 2016 में जब पूछा गया था, लेकिन अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ठीक है। और वो राजस्थान राज्य से हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है,
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना है? 530 ऐसी सीटें होती हैं जो राज्य लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय चुनाव में प्रत्यक्ष चुन के आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं। कितनी? 552 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से 530 सीटें राज्यों के द्वारा चुन के आती हैं तथा 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान, दिल्ली आदि से चुनकर आते हैं तथा 2 सीटें एंग्लो इंडियंस का होता है जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? और यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी की ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2017 की सेकंड पाली में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100A के अंतर्गत क्या होता है, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, उनका मतों का प्रयोग तब होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों पदों के जो मत पड़ते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो उस समय अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है कि वो किसी एक पार्टी को देकर उसको विजयी घोषित कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव जो थे वो थे 1951 से 1952 के बीच कराए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, आप लोग अभिकथन और कारण पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि अभिकथन सही है या कारण सही है, या अभिकथन का जो कारण दिया है वो उसका सही निष्कर्ष भी है। आपको ये जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि भारत एक सार्वभौम देश है, और कारण क्या कह रहा है इसकी संसद दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो अभिकथन हमारा कह रहा है भारत एक सार्वभौम देश है, ये तो सही है हमारा। ठीक है, लेकिन इसका कारण जो है ये कारण नहीं है सही है। कारण तो सही है लेकिन इस अभिकथन का ये कारण सही नहीं है। ठीक है, क्या कारण क्या है? इसकी संसद दिल्ली में है, ये तो सही है, भारत की जो संसद है वो दिल्ली में है, लेकिन जो यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में भारत एक सार्वभौम देश है, इसका कारण संसद में दिल्ली में होने से इसका ये कारण नहीं है कि अगर संसद दिल्ली में है तो भारत एक सार्वभौम देश होगा। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रक युक्त है? आपको बताना है कि इन चारों मिट्टियों में से सबसे कम छेद किस में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है इनमें सबसे न्यूनतम छिद्रक होते हैं। ठीक है, और जबकि रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, खारी मिट्टी, इनमें बहुत ज़्यादा पोरोसिटी पाई जाती है, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा छेद पाए जाते हैं, या इनके कण जो होते हैं थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण जब कण आपस में जुड़ते हैं तो उनमें अवकाश बची रह जाती है, उन्हें हम पोरोसिटी कहते हैं। और जो चिकनी मिट्टी होती है इसके कण बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है और इनके बीच जो स्पेस बचता है, खाली स्थान, वो बहुत कम बचता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूनतम छिद्रक वाली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? आपको बताना है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा फसल चावल की होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े पैमाने पर केसर अर्थात सैफरॉन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य जो है ये कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से ही है। देख रहे हैं आप लोग कि अभिकथन और कारण से रेलवे एनटीपीसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला अगला प्रश्न है इसमें, अभिकथन ए क्या कह रहा है? भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है। और कारण क्या कह रहा है? भारत के पशुपालक गरीब हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जो हमारा अभिकथन जो है ए गलत है, जो कारण है ये हमारा सही है। कैसे सही है? क्या कह रहा है इसमें? भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है। ऐसा नहीं है, भारत में दुग्ध का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो होगा ये तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कारण जो है वो सही है। कारण क्या है? भारत के पशुपालक गरीब है। ठीक है, भारत के पशुपालक जो होते हैं थोड़ा गरीब होते हैं, इसलिए वो छोटी मात्रा में दुग्ध उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? कॉमेट। कॉमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा जो होते हैं वो बर्फ, धूल व गैसों के न्यूक्लियस से बने होते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी सूर्य के पास जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ की गर्मी के कारण इनके जो बर्फ अर्थात जो वहाँ पानी जमा है और जो वहाँ गैस के कण हैं वो सूर्य की विपरीत दिशा में फैलते हुए चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आकाश में एक चमकता हुआ निकलता हुआ चला जाता है तारे की तरह, तो वो हमारे कॉमेट होते हैं। ठीक है, उनमें वो क्या किससे बने होते हैं? बर्फ एवं गैस के धूल के कणों से बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारा तारा होता है वो आपको पता ही है कि सूर्य भी हमारा एक तारा है। ठीक है, और चांद तो हमारे पास एक ही है, वो पृथ्वी का जो हमारा उपग्रह है उसे चांद कहते हैं। और जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? ये चट्टानों के बड़े बड़े पहाड़ या बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक मतलब बोल सकते हैं आप एक सर्कल के रूप में वहाँ पे चक्का लगा रहे हैं। कहाँ के बीच में? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैला हुआ वृत्त। फैला हुआ वृत्त मतलब एलिप्टिकल शेप में जो होता है वो ग्रहों का चक्कर परिक्रमा पथ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सूर्य स्थित है। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, वो सब कैसे चक्कर लगाते हैं? इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है ब्लू मून क्या है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए कि ब्लू मून क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है हमारा उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, किस परिस्थिति में होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब पूर्ण सूर्य, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। कैसे होता है चलिए इसकी प्रक्रिया हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, और यहाँ हमारा मून हो गया, ये हमारा मून हो गया, इसे हम मून कर देते हैं। और ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, जब सूर्य से हमारी प्रकाश पड़ती है, सूर्य से हमारी प्रकाश चलती है, और जब इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पे, हम लोग यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, तो हमको क्या सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे चांद से लड़के वापस चली जाएगी। तो हमारी जो सूर्य की प्रकाश है हमारी पृथ्वी पे नहीं आएगी। जब पृथ्वी पे नहीं आएगा तो सूर्य हमको नहीं दिखेगा, और जब सूर्य नहीं दिखेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण हो गया है। जब सूर्य नहीं दिखता है और बीच में कौन आ गया? मून आ गया है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो इसमें सूर्य नहीं दिखेगा तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? जब सूर्य हमारा यहाँ पे, सॉरी, जो मून हमारा यहाँ ना होके यहाँ पहुँच जाए। जब मून हमारा यहाँ पहुँच जाएगा तो इसमें क्या होगा?
मून अपने से नहीं चमकता, आपको पता ही होगा कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पड़ेगा, वो हमारी पृथ्वी पड़ेगा, और पृथ्वी से लड़के हमारा जो प्रकाश है वो मून पे जाएगा ही नहीं। और जब मून पे हमारी लाइट पड़ेगी ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो हो जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और पढ़िए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर जो सीमा होती है वो सितारों पर निर्भर करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश के हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से बहुत से लोग अमेरिका सोच रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अधिकतर हमारे अंतरिक्ष के जो टेलीस्कोप हैं वो कनाडा देश के हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अभी जो पृथ्वी से सबसे दूर स्थित टेलीस्कोप है वाइजैक फर्स्ट और वाइजैक सेकंड, इसे 1977 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और यह जो सूर्य की जहाँ तक रोशनी पहुँचती है उसको भी पार कर गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलियोस्फीयर को भी पार कर गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक उपग्रह है। किस प्रकार का उपग्रह है, आप लोग को बताना है कि GSAT-18 जो है किस प्रकार का उपग्रह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, GSAT-18 वो हमारा संचार उपग्रह होता है। ठीक है, जितने भी GSAT उपग्रह होंगे वो हमारे संचार उपग्रह होंगे, और उनकी जो स्थिति होती है लगभग पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। 36,000 किलोमीटर पे क्यों ऊंचाई पर स्थित होते हैं? क्योंकि इस स्थिति पर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की स्थिति ऐसी स्थिति होती है, इस स्थिति में आप कोई भी स्पेस की जो अंतरिक्ष की हमारी जो सैटेलाइट है इस पर आप इसको लॉन्च करेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो पृथ्वी के मोशन के बराबर होगा। अर्थात पृथ्वी का जो एक चक्कर होता है 24 घंटे में लगता है, तो उसका भी एक चक्कर 24 घंटे में ही लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह GSAT-15 था। और इसे कल के मैंने वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे भारी सैटेलाइट होते हैं जिनका वजन 3000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है उनको भारत नहीं लॉन्च करता है, क्योंकि भारत के पास ऐसी सुविधाएं, इतनी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने की सुविधाएं नहीं होती हैं जो कि 3000 के ऊपर किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेंच की एक कंपनी है फ्रेंच गुयाना, वहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं, और इसको जो लॉन्च किया गया था एरियन 5 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्चर है उसका नाम है GSLV। क्या है? GSLV MK3 है। क्या नाम है उसका? इतना बड़ा नाम है GSLV MK3, जिससे हम लोग क्या क्या लॉन्च कर चुके हैं अभी तक? मंगलयान हमारे, और चंद्रयान सेकंड भी इसी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आपको बताना है कि जो अपोलो 11 नामक एक कृत्रिम उपग्रह था वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1969 में। कब किया गया था? जुलाई 1969 में इसे लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? यूएसए के नासा के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के नासा के द्वारा इसे जुलाई 1969 में लॉन्च किया गया था। और इस पे 3 व्यक्ति गए थे, जिसपे से 2 व्यक्ति चांद की धरती पे उतरे थे और एक व्यक्ति चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा था। ठीक है, और चांद पे सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस शिप 1
नामक जो एक निजी कंपनी थी, इसने 2004 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। और कारण क्या कह रहा है, पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलित कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन जो ए है और कारण आर जो है ये दोनों सही है। और जो हमारा कारण आर है, कारण आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, और पानी हमारा एक सार्वत्रिक विलायक है, ये सही है। पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलित कर सकता है। ठीक है, तो दोनों हमारे सही हैं। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिकथन और कारण से ही है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। ये तो हमारा सही है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। कारण क्या कह रहा है, यह 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है। देखिए, कारण भी हमारा गलत है। क्यों गलत है कि जो जल होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन होता है, 1 भाग ऑक्सीजन होता है। इसमें क्या कह रहा है, 3 भाग हाइड्रोजन है। तो कारण हमारा गलत है, अभिकथन ए हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्कर्ष है, देख रहे हैं आप लोग कितना कारण और कथन से पूछा जाता है क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। तो ये तो हमारा सही है। अगर वर्षा का जल है उसको आप कहीं पे संचयन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो कटाव होगा हमारे मिट्टी का वो कम होगा। ठीक है, अगर पानी जो हमारा बह रहा है तो उससे हमारी मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। लेकिन आप उसी जल को कहीं इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे हमारी मिट्टी का क्षरण भी कम होगा। ठीक है, और कारण क्या कह रहा है, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो हमारा सरासर गलत है, क्योंकि जल अगर संरक्षण करना है तो वर्षा जल का संचयन जरूर करना चाहिए, और इसमें कह रहा है नहीं करना चाहिए। तो हमारा कारण गलत है और कथन ए हमारा सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसे हम लोग दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब क्या होता है, 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, मतलब चेंज होता है, तो उसे हम लोग दोहरी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अभिक्रिया देख लेते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl के साथ हम लोग क्या लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इसमें H+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, OH- होता है। ठीक है, तो जो इसमें रिएक्शन होती है, यहाँ से Cl रिप्लेस हो जाता है, Na के साथ जुड़ जाता है, Cl रिप्लेस होकर Na के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो हमारा H बचा है, H जाके OH के पास जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, NaCl जो हमारा साधारण नमक होता है, और बन जाएगा H2O। H2O हमारा क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुआ दोहरी विस्थापन, अर्थात 2 बार इसको हटाया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम जो कार्बोनेट होता है, इसका प्रयोग हम लोग पानी की स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग धावन सोडा, अर्थात जो हम लोग कपड़े धोने के सोडे होते हैं उसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है हमारा Na2CO3 होता है। ठीक है, धावन सोडा का फार्मूला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परासाई पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, जो अमरबेल कस्कुटा है। ठीक है, अमरबेल कस्कुटा है, ये परासाई पौधे होते हैं। ठीक है, इन पौधों को आप लोगों ने देखा होगा कि बैर के पौधों पर आपने देखा होगा एक जाल के रूप में पतली पतली रेशे टाइप में लपटी रहती हैं, उसे हम लोग अमरबेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इन लोग के पास हरित लवक नहीं होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दूसरों पौधों की टहनियों, पेड़ों के छालों पर पहुंचकर उनमें अपने जो अंग होते हैं उनके जाइलम और फ्लोएम में डालकर उनसे जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हें परजीवी या परासाई पौधे भी कहते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का निर्माण किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण को इजाद किया था, जिससे पौधे की वृद्धि को नाप सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछने का तरीका अलग कर दिया। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें देख लीजिए आप लोग। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम लोग फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह जो ऐसे बने होते हैं, रुपए में आप लोग देखे होंगे, को डिजाइन करने वाला आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2014 में आयोजित रुपए के चिन्ह का जो डिज़ाइन किया था, ऑप्शन ए, उदय कुमार ने डिज़ाइन किया गया था। उदय कुमार के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था और ये आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे। ठीक है, कहाँ के? आईआईटी मुंबई के, ठीक है, स्टूडेंट थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मुद्रा के नोट जो हैं वो नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, और क्रेडिट कार्ड जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, जबकि मैस्ट्रो, वीसा, मास्टर कार्ड ये सब एक प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड होता है ये किसी बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है, जिससे आप पैसे ना होने की स्थिति में इसका उपयोग करके आप सामान को ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे। कौन कौन से? ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो रेलवे ने इसमें अगर किसी ने ए मारा तो उसको भी सही मान लिया था और सी मारा है तो उसको भी सही मान लिया था। ठीक है, तो जो 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं वो फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील व तांबा निकेल मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 और 2 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और जो 2 रुपए के सिक्के होते हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बट गालब्रेथ को बेहतरीन तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीके रोलिंग के द्वारा इनका नाम जो था रॉबर्ट गालब्रेथ को, इनको इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है। किसके? जीके रोलिंग के द्वारा। ठीक है, और आपने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर के जो लेखक हैं यही हैं, जीके रोलिंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी जो हैं ये इन्हें ऑप्शन बी जिसको सही जवाब हो जाएगा मैडम क्यूरी को 1903 में, कब? 1903 में और 1911 में 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1903 में जो है इन्हें भौतिक विज्ञान में मिला था और जो 1911 में मिला था इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो
इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल को दुनिया में सबसे पहले मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली मानी वाली थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इन्होंने अपना जो स्नातक था कब पूरा किया था? 23 जनवरी 1849 में इन्होंने अपना स्नातक कंप्लीट किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी क्या है? आपको बताना है कि स्वदेशी क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है उसे हम लोग स्वदेशी कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी को आधिकारिक रूप से इसमें स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1896 में जो ग्रीस का शहर है एथेंस, यहाँ पे सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया था। ठीक है, कब? 2008 में इसे हटा दिया गया था। ठीक है, 2008 से और अब तक किसी भी ओलंपिक में बेसबॉल को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो हमारा 2020 में ओलंपिक होने वाला है, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस आ गया, इसके कारण नहीं होगा। जो है हमारा 2021 में जो ओलंपिक होगा, कहाँ पे? जापान की राजधानी टोक्यो में, उसमें बेसबॉल को शामिल किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स जो हैं एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और यह यूएसए देश के हैं। ठीक है, और इनका संबंध तैराकी से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? जैसा कि आप लोग को पता है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो अब इसका जो जवाब हो जाएगा 2021 में किस नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कराटे को 2021 के जापान के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तथा आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। धन्यवाद।